जी नमस्कार। तो हम आते हैं फिर हीट टॉपिक पर अपने, जहां ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण करता है और यदि किसी पदार्थ के ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। हमने ये चीज़ चर्चा किया था अपने पिछले वीडियो में। अब चर्चा करने जा रहे हैं कि रमफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया और डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़े को घींचकर और फिर उसे पानी में बदल दिया, ये हमने चर्चा समाप्त किया था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा, अगर ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं तो पदार्थ के आयतन में भी वृद्धि होती है। जैसे कोई भी पदार्थ हम अगर ले लें, चाहे वो जल ले लें यानी द्रव हुआ, या गैस ले लें या ठोस ले लें, और यदि उसमें ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है, एकदम निहायत जरूरी है। प्रकृति के अभी तक ज्ञात सभी पदार्थों में से मात्र 3 पदार्थ है, जितने भी संसार की वस्तुएं ज्ञात है उनमें से 3 ही पदार्थ है जो खास अवस्था में ऊष्मा के मान बढ़ाने पर यानी ताप में वृद्धि करने पर उनके आयतन में कमी होती है। ये है पहला, पानी यानी जल। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे ज़्यादा होता है यानी बड़ा होगा, और वही अगर 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4 पर ले जाएंगे तो जल का आयतन सबसे छोटा हो जाता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का वॉल्यूम सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर 4 से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल का आयतन जो है बढ़ते जाएगा और डेंसिटी कम होते जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे ज़्यादा हो जाता है और डेंसिटी सबसे कम हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे ज़्यादा हो जाता है और डेंसिटी सबसे कम हो जाती है। उसमें वेपर भी आता है क्योंकि जल का ही रूप है वाष्प, और वाष्प का टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है, लेकिन जो है उसका घनत्व काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक जल है जो आपके खास स्थिति में यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक बढ़ाने पर यानी ताप की वृद्धि करने पर आयतन कम होता है। ठीक इसी ढंग से सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड AgI, इसके भी यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो वैसी स्थिति में आयतन कम होता है। और उसके बाद है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड को भी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन कम होता है, लेकिन तीनों पदार्थ के खास अवस्था में। बाकी संसार के जितने भी पदार्थ हैं यदि हम उसमें ताप का मान बढ़ाएं यानी ऊष्मा का मान बढ़ाएं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है। अब सिंपल एक कोई भी धातु ले लें, जैसे हम लोहा ही ले लेते हैं जिससे आसानी से समझा जा सकता है। तो एक तीसरा क्लास में एक पुस्तक आता है, आओ विज्ञान सीखें। हम लोग भले वो तीसरी कक्षा की किताब समझते हैं, लेकिन BPSC में उसी में से कई सवाल आते रहता है हर साल। जैसे एक सवाल 46वीं BPSC में आया था कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पत्ते गिरने से फिर पौधा बन जाता है, यानी पत्ता ही बीज का रूप धारण कर लेता है। बड़े बड़े GK GS के किताब में लोग जो है पढ़े हुए थे कैक्टस, जो कांटेदार पौधा होता है कैक्टस, वह पत्ता अगर उसका गिरता है तो पुनः उसी से पौधा बन जाता है। सही बात है, लेकिन उस 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं था कैक्टस, बल्कि उसमें ऑप्शन में दे दिया था ब्रायोफिलम। अब जो लड़के तीसरी कक्षा के आओ विज्ञान सीखे पढ़े थे उन्होंने ब्रायोफिलम मारा था। जो लड़के नहीं पढ़े थे उन्होंने देखा कि कैक्टस नहीं है तो नन ऑफ दीज मार दिया। उसी आओ विज्ञान सीखे तीसरी कक्षा में ही आपको धातु के गर्म करने से आयतन वृद्धि को प्रयोग द्वारा दिखाया गया है। कैसे सुनेंगे थोड़ा, वहाँ जो भी छोटे बच्चे का है तो उनको सावधानी के साथ बताया गया है कि बच्चों, किसी भी धातु को गर्म करने से आकार बड़ा होता है, और इसको देखने के लिए तुम एक अपने पास कोई सिक्का ले लो और इसे एक मोटे कार्टन पर रखकर और चारों तरफ से पेंसिल घुमा लो, और पेंसिल जो घुमाए हो सिक्के को हटाकर बड़ी सावधानी से उस पेंसिल के किनारे किनारे से काट डालो। अब तुम देखोगे उसमें सिक्के डालोगे, आर पार सिक्का हो जाएगा, लेकिन
फिर उस सिक्के को तुम चिमटे से पकड़कर और बुनसन बर्नर पर गर्म करो, यानी किसी भी चूल्हे पर गर्म करो। सावधानी ये बताया गया है कि देखना हाथ न जले, और जैसे ही वो काफ़ी गर्म हो जाए फिर उस कार्टन के छेद वाले हिस्से पर डालोगे, तुम देखोगे आर पार नहीं हो रहा है, अर्थात देखने में सिक्के का आयतन नहीं बढ़ा है लेकिन वह छेद से आर पार नहीं हो रहा है, यानी उसका आयतन बढ़ा है, यानी वो बड़ा हो चुका है। इस तरीके से समझाया गया। अब आपके प्रतियोगिता परीक्षा में जो आता है वो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बदल कर आता है। क्या आएगा कि अगर कोई बोतल है और उस पर कोई ढक्कन लगाया गया है ऊपर से और वो नहीं खुल रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन कई देता है, लेकिन एक ऑप्शन देता है बोतल को गर्म कर देना चाहिए, दूसरा दे देता है ढक्कन पर गर्म पानी गिरा देना चाहिए, तीसरा दे देता है दोनों को गर्म कर देना चाहिए, चौथा देता है दोनों को ठंडा कर देना चाहिए। यहाँ उत्तर क्या होगा कि ऊपर से चूंकि ढक्कन है, ढक्कन को गर्म करेंगे हम, यानी गर्म पानी गिराएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। अब जब आयतन बढ़ जाएगा तो आसानी से खुल जाएगा, तो ये उत्तर होगा आपका। लेकिन ऑप्शन काफी क्लोज देता है, यानी धातु को हम गर्म किए तो बोतल का आयतन वही रह गया, लेकिन ऊपर का जो धातु का ढक्कन है उसका आयतन बढ़ गया, और बढ़ गया तो आसानी से खुल गया। ठीक यही सवाल को घुमा के दे देता है कि कोई शीशी है और उसमें कॉर्क लगा है अंदर, समझाता नहीं, लगता है उसमें कॉर्क लगा है और कॉर्क खुल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, या खोलने के लिए कौन सा उत्तर सही होगा? फिर दे देता है कि उसमें बोतल और कर्क दोनों को गर्म करना चाहिए, उस फोड़ कर अलग कर देना चाहिए या तोड़ कर अलग कर देना चाहिए, बोतल पर गर्म पानी गिराना चाहिए, कॉर्क पर गर्म पानी गिराना चाहिए। वहां उत्तर होगा बोतल पर गर्म पानी गिराना चाहिए, क्योंकि बोतल को गर्म करते ही वो बोतल का आकार बढ़ जाएगा, बोतल का आकार बढ़ जाएगा और कर्क लूज पड़ जाएगा, इसलिए कॉर्क आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, और ध्यान रखिएगा इसको समझकर पढ़ेंगे तभी बनाएंगे आप, रट के पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा आपको। तो ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, किसका बढ़ाना है ये दिमाग रखना पड़ेगा आपको, तभी आप सामान्य विज्ञान समझ पाएंगे। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि रेल के पटरियों के ज्वाइंट प्लेस पर, जो रेल की पटरी जोड़ते हैं हम, ज्वाइंट प्लेस पर कुछ खुला स्थान छोड़ देते हैं, खाली स्थान क्यों? तो वही है कि वो गर्मी में विस्तार करके सटे नहीं, या फिर ट्रेन के गुजरने के घरने से गर्म होकर आयतन विस्तार सटे, अथवा बेंड कर जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन ये पहले के रेल के पटरियों में था, सवाल आजकल भी आते रहता है। आज के रेल के पटरियों को सीधे ज्वाइंट कर दिया जा रहा है, क्योंकि एक ही प्रकार के दोनों मेटल है, तो आयतन विस्तार की संभावना जो है बराबर होती है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक इसी ढंग से आपको यह भी सवाल होता है कि कोई यदि पदार्थ हम लें जो एक लंबा छर हो, एक वर्गाकार धातु हो, एक आयताकार धातु हो, तो वैसी स्थिति में किस प्रकार से गर्म करेंगे तो वृद्धि होगी? तो ध्यान रखेंगे जो लंबा छर होगा यदि उसे गर्म करते हैं तो उसके मोटाई से तिगुना लंबाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे, एक किसी लंबे छर को गर्म करेंगे तो जितनी उस छर की मोटाई में वृद्धि होगी उससे 3 गुना ज्यादा लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि घनाकार हम किसी पदार्थ को लें, यानी मेटल को लें, और यदि उसे हम गर्म करें तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में बराबर वृद्धि होगी। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में बराबर वृद्धि होगी। लेकिन यदि वही आयताकार लें तो उसमें जो चौड़ाई में वृद्धि होगी उसके दुगना उसके लंबाई में वृद्धि होगी। अगर आयताकार छर को लें या आयताकार धातु को लें तो जो लंबाई में वृद्धि होगी वह आपके उसके चौड़ाई के वृद्धि के दुगनी वृद्धि होगी, यानी जिधर धातु का भाग अधिक होगा उधर वृद्धि अधिक होगी। यह हमेशा ही प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहा। अब एक ध्यान देने की बात है कि जब संसार के सभी पदार्थ को हम गर्म करते हैं सिवाय सिल्वर आयोडाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और पानी जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अपने गर्म करने पर आयतन को सिकोड़ता है, अन्य सभी आयतन फैलाते हैं। दैनिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग है? तो देखे होंगे टांगा गाड़ी का भी सवाल आता है कि टांगा गाड़ी के ऊपर जो लकड़ी के पहिए होते हैं उस पर रिंग जो हम चढ़ाते हैं वो पहिए से छोटा रखते हैं, क्यों?
तो कारण यही है कि पहिए से छोटा रखा जाता है और गर्म करने से उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसे लकड़ी के पहिए पर हम डाल देते हैं। इसलिए उसको छोटा रख के डालते हैं गर्म करके फैलाकर, क्योंकि जब सड़कों पर वो पहिया दौड़ेगा, जब बैल लेकर घोड़ा लेकर टांगा गाड़ी को दौड़ेगा, तो वैसी स्थिति में सड़कों पर घर्षण से उस लोहे का जो रिंग है उसका आयतन बढ़कर कहीं बाहर ना हो जाए। तो जब वो ऑलरेडी छोटा है और गर्म करके ही उसको फंसाया गया है, तो वो फिर ठंडा होते ही सिकुड़ कर चाप देगा। अब वो दौड़ने के दौरान अगर गर्म भी होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा कि लकड़ी के पहिए से वो बाहर हो सके। ठीक इसी ढंग से आपको खुरचनी में यानी खुरपी में भी ऐसे देखते होंगे कि खुरपी का एक बेंट होता है और बेंट में जो खुरपी का वो डंटी लगा होता है उसके ऊपर एक रिंग होता है। उसको भी लोहार क्या करता है, गर्म करके और तब लगाकर ठोक देता है। क्योंकि गर्म पर जो वो कसता है और ठंडा पर जाने पर और आयतन उसका कम हो जाता है तो ज्यादा कस लेता है और इस प्रकार खुरपी बाहर कम निकलता है, उसे बांधे रखता है। तो हमारे दैनिक जीवन में यह प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए कि यदि किसी पदार्थ के हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, बस अवस्था परिवर्तन छोड़ दिया जाए। अब IAS में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान देंगे इसी टॉपिक से, सेम टॉपिक से। उसने किया था कि 4 बर्तन बना दिया था। उस बर्तन में क्या किया था, ABCD, एक बिल्कुल सी डेक्ची टाइप का बर्तन था और उसमें दूध डाल दिया था और कहा था कि यदि प्राइमरी स्टेज में हम गर्म करते हैं, एक बर्तन में जो नीचे चित्र में दिखाया गया है दूध रखा हुआ है और उसे यदि हम गर्म करते हैं तो निम्न में से पहली अवस्था में क्या होगा। ऑप्शन दिया था, पहले बर्तन के आकार बढ़ेंगे, फिर दिया था पहले दूध के आकार बढ़ेंगे, फिर दिया था दोनों के आकार बढ़ेंगे, चौथा दिया था केवल दूध के आकार बढ़ेंगे गर्म होने पर। बहुत से लोग अलग अलग अपना उत्तर मारते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस प्रकृति की 3 अवस्था जो है वस्तुओं की मानी गई है। जब सबसे पहले उसमें धातु है, यानी कि वो मेटल का बर्तन है, तो पहले मेटल के बर्तन में जो है वो गर्मी मिल रही है, तो मेटल का आकार पहले बढ़ेगा, यानी दूध पहले डाउन होगा। दूध का जो लेयर है गर्म करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बर्तन थोड़ा सा ऊपर की ओर सरकेगा, जिसको बिल्कुल ही मैन्युटली नजर से देखा जा सकता है या विज्ञान में समझा जा सकता है। बाद में बर्तन का विस्तार कांस्टेंट हो जाएगा और दूध गर्म होगा तो बढ़ना शुरू होगा। तो इस ढंग से प्राइमरी स्टेज जब में सवाल है तो वैसी स्थिति में बर्तन का आकार पहले बढ़ेगा, यही उत्तर होगा। और ये भी IAS में आया हुआ सवाल है बाबू, एकदम से ध्यान देकर समझ के ही पढ़ना जो है हिट टॉपिक प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है, केवल ऑब्जेक्टिव्स रट जाने से नहीं होता है। ध्यान देंगे आगे, जब किसी पदार्थ के ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें ताप की वृद्धि होती है। और ध्यान रखेंगे जैसे ही ताप की वृद्धि नहीं हो रही हो, मान लेंगे वो अवस्था परिवर्तन है, या तो मेल्टिंग पॉइंट है या उसकी बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ताप में कितना हो वृद्धि करेंगे, उसके आयतन में कोई परिवर्तन, ऊष्मा में कितना हो वृद्धि करेंगे, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक और चीज समझना है, इस दौरान जो ऊष्मा उसको मिलती है इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस दौरान जो ऊष्मा मिलती है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब रही बात आपको विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने में जो ऊष्मा व्यय की जाती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जो ऊष्मा व्यय होती है उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी तक संसार के जितने भी प्रकार के पदार्थ हमें ज्ञात है, जितने भी, उसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है। यानी पानी के 1 ग्राम मात्रा को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी संसार के पदार्थ ज्ञात है उससे कम में ही, 1 कैलोरी से कम में ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से इसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, यानी विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि संसार के अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक अलग अलग देशों में उष्मा मापी यंत्र को बनाया, ताप मापी यंत्र को बनाया। भारत के लोग जो है उन लोग भी हाथ पकड़कर एक मात्रक डेवलप किया। देखे होंगे, कहता है कि इसको 2 गदहा का बुखार है, इसको 4 गदहा का बुखार है। इसका सीधा सा अर्थ है कि गधे के टेम्परेचर उन्होंने ज्यादा देखा था और इसलिए उससे उदाहरण दिया। ठीक इसी ढंग से आपको विदेशों में जो है किसी ने फ़ारेनहाइट महोदय ने फ़ारेनहाइट पैमाना दे दिया, सेल्सियस महोदय ने सेंटीग्रेड पैमाना दे दिया, रूमर महोदय ने रूमर पैमाना दे दिया। ठीक इसी ढंग से इंटरनेशनल जब बैठक हुई अलग अलग तापमान को निकालने के लिए, तो वहां जो निर्णय लिया गया वह केल्विन कर दिया गया। तो अलग अलग ताप मापी यंत्र है और अलग अलग ताप मापने के तरीके हैं। सबने जो है पानी के मेल्टिंग पॉइंट को लगभग द्रवणांक को मिनिमम माना और क्वथनांक को मैक्सिमम माना और उसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो है सेल्सियस महोदय ने पानी के द्रवणांक को, ठोस से जब द्रव में होता है 0 डिग्री सेल्सियस माना और जिस पर खौलने लगता है यानी अधिकतम बिंदु को उन्होंने 100 डिग्री माना और बीच के भागों को 100 बराबर भागों में बांट दिया। रूमर महोदय भी ऐसे ही किए, मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री आर माने और बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने 80 डिग्री आर माना। फ़ारेनहाइट ने -32 मान लिया आपको मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को 212 यानी 180 बराबर भागों में उन्होंने बांट दिया। केल्विन जो था उसने क्या किया कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को मान लिया और 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस को मान लिया और इस प्रकार अलग अलग ताप मापने के यंत्र विकसित कर दिए गए। उन अलग अलग यंत्रों को आज इंटरनेशनल तापमापी यंत्र के रूप में, केल्विन के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन अभी भी प्रयोग के रूप में अपने यहाँ भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों चलता है। तो नेक्स्ट हम लोग हीट टॉपिक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगले वीडियो को देखने के लिए इंतजार करते हैं। नमस्कार।